बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और वीकेंड, ओहो कैसा वीकेंड है जी। ये तो लॉन्ग मार्च हो रहा है शहर में, तो वीकेंड कैसे कोई मना सकता है। कल ताजिरों की गुफ्तगू आपने सुनी, खासे परेशान नज़र आ रहे थे। ऑब्वियसली जिनका कारोबार तबाह होगा, पूरा दिन तबाह हो गया, वो तो परेशान होंगे ही। लेकिन लॉन्ग मार्च है हकीकी आज़ादी के लिए, जो कि फ़िलहाल अभी वीकेंड मना रहा है, सो रहा है। ये कैसा लॉन्ग मार्च है। रात गए जो कि रेस्ट करने चला गया, क्योंकि आगे की प्लानिंग ज़्यादा अच्छी है। आज़ादी हासिल करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट तो करना पड़ेगा। आगे चल के ज़रूर इस पर बात करते हैं। और लॉन्ग मार्च जो पॉइंट था जहाँ से चलना है वो भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त वहाँ पर भी कोई है या नहीं, या सब घर में इस टाइम आराम कर रहे हैं। हमने पहले सेगमेंट की तरफ जाना है, एक दिन एक नेकी, आज का पैगाम। आज का मैसेज आप तक पहुंच जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद ने मोमिनीन को आपस में भाई भाई कहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में भी मोमिन को दूसरे का भाई कहा है। यानी इससे मुराद ये है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से जो ताल्लुक़ बनता है वो भाईचारे का ताल्लुक़ है। भाईचारा दर हकीकत ये है कि अगर अपना एक मुसलमान भाई किसी तकलीफ़ में है, किसी मुसीबत में है, तो दूसरे मुसलमान को चाहिए कि वो अपने भाई की मदद करे। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आपके माशरे में, आपके समाज में कोई गैर मुस्लिम रहता है तो आप उसकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपके माशरे और समाज में कोई शख्स भी रहता है तो आप कभी भी उससे बेपरवाह नहीं हो सकते। इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि इंसान तो इंसान, अगर कोई जानवर भी है तो उसके भी आप पर हुकूक हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लोग के जो जानवरों का ख़याल करते हैं उनको भी आपने जन्नत की खुशखबरी दी है। यानी फ़कत इतनी बात हमें ज़हन में नहीं रखनी चाहिए कि बस मुसलमान के ही मुसलमान पर हुकूक होते हैं, बल्कि मुसलमान पर दूसरे इंसानों के भी हुकूक हैं। और ये लाजिम है कि मुसलमान सब के हुकूक का ख्याल करे। और ख़ास तौर पर वो लोग कि जो किसी तकलीफ़ में, किसी मुसीबत में और किसी इब्तला में और किसी आजमाइश में होते हैं, तो एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने माशरे में हमेशा ऐसे तबके की मदद करे और ऐसे मदद का ताउन करे। ये था आज का पैगाम। आज की खबरें आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहली खबर है, शहर में पीटीआई का पावर शो, मुल्की फैसले लंदन में नहीं होने देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ऐसा कहना है। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप का मैदान मार लिया गया। शाहिद जुबैरी 1347 वोट लेकर कामयाब। अस्पतालों की वाहिद सीटी स्कैन मशीन खराब, मरीजों के ऑपरेशन इल्तवा का शिकार। ये हैं आज की खबरें, और इन खबरों की डिटेल्स की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और अली रामी आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। खोखर साहब, आपने कहा बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे ख्याल से कल आपकी ड्यूटी नहीं थी लॉन्ग मार्च पे? जी जी बिल्कुल ड्यूटी थी लॉन्ग मार्च पे आपकी। अपडेट रहे लॉन्ग मार्च से? बिल्कुल। लॉन्ग मार्च अभी क्या रेस्ट कर रहा है, सो रहा है? जी बिल्कुल, दाता साहब के पास है इस वक्त लॉन्ग मार्च। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि इस लॉन्ग मार्च में है कौन, जरा दाता साहब के पास जरा मुझे बता दें इस टाइम। इस लोग हैं, उनके कारकुन हैं, उनके लीडरान भी हैं, उनके कुछ लोग घरों में रेस्ट करने चले गए हैं। हाँ। जो इमरान खान साहब तो रेस्ट करने गए हैं रात को। हाँ जी, रात को गए हैं, बिल्कुल गए हैं। तो इसमें दोबारा वो आ जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ चलो कर लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए।
इनको इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए खोखर साहब, और जो बैलेट के जरिए फैसला होना खोखर साहब, चाहिए। ये जो सीट लास्ट पर वीकेंड फैसला पे नहीं। आपने खान साहब की हिमायत की थी ना? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ये मैंने वही वाले की खान साहब है। थी। मैंने वो बात ये की थी कि उनके खिलाफ जो फैसला है वो गलत है। अच्छा। लेकिन अब उनके साथ जो लॉन्ग मार्च है, इसका फैसला जो है ना सड़कों पर नहीं होना चाहिए, इसका फैसला बैलेट के जरिए होना चाहिए। इनको बैलेट का इंतजार करना चाहिए। लॉन्ग मार्च करना और इदारों के खिलाफ बोलना जो है ये गलत बात है, और इदारों को भी चाहिए वो भी अपनी लिमिट में रहे। दोनों तरफ तो अपना अपना जो जिसका काम है वो उसको साझे, बस अपना काम, अपनी काम से बाहर ना कोई जाए। अपनी जो मैंडेट है जिसका, उसके मैंडेट के अंदर रहते हुए करे, मैंडेट से बाहर कोई भी ना जाए। ख्वाह को इदारा हो या इमरान खान हो या पार्लियामेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या हुकूमत हो या अपोजिशन हो, हर कोई अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए काम करे। और ये जो स्ट्रीट में आ गए हैं और स्ट्रीट में आकर, खोखर साहब, आजादी नहीं चाहिए? किससे आजादी लेंगे? हकीकी आजादी किससे? आपको हकीकी आजादी खान साहब का नारा है, किससे आजादी लेंगे ये बताएं? तो खान साहब को पता होगा। आजादी किससे आज़ादी लेंगे? आज़ादी उनसे जो इस निज़ाम को जकड़ के बैठे हुए हैं, उनसे हमें आज़ादी चाहिए। और इसीलिए वो अपना ये स्लोगन, अपना नारा सदाए हक बुलंद करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना है कि खोखर साहब को, अली रामे को, अना को आज़ादी मिल जाए। आज़ादी कौन देगा? अली ये देखे मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। ये देखे क्यों ऐसी आज़ादी मुझे क्यों? नहीं चाहिए। तो सही बात है ना, मेरा इस ऐसी निज़ाम आजादी को से क्या जकड़ कर लेना कौन देना बैठा है? हुआ है? मैं घर गई, मैं परेशान होकर गई, मैं क्यों? दफ्तर आई, मैंने कहा भाई आपने जगह जगह पर अपने एक दिन का लॉन्ग मार्च है, आपको पता है कि लॉन्ग मार्च है। जब आपको इस ट्रैफिक एक दिन के लॉन्ग मार्च से ट्रैफिक जहां पुलिस मुझे ने ट्रैफिक से आपको- परेशान किया, वहीं ताजिर, हमारे ताजिर ट्रैफिक परेशान पुलिस हुए। ने आपको बकायदा एक प्लान दिया कि जनाब ये हमारा ट्रैफिक का ताजिरों प्लान का है, क्या था? आप जिनकी निकल आए। दुकानें बंद हुई, मैं उनके शॉर्ट्स आपको दिखा दूं, वो कल ठीक बेचारे है, मैंने उनकी परेशान बात नजर आ सुनी है, वो परेशान है कि आपका उनका कारोबार तबाह हो गया है ना। जुमे के दिन उनका पूरी कारोबार लिबर्टी तबाह मार्केट हो बंद गया है। रही एक तरह से। ठीक है, उनकी बिल्कुल। और बात लिबर्टी ठीक है, मार्केट लेकिन जो बंद रही। खोखर साहब, आपको पता है लॉन्ग शादियों मार्च, का सीजन है, कितना लोग आ जा रहे हैं, एक दिन बंद होने से कितना नुकसान है। देखिए उसके लिए आपको मुतबादल एक ट्रैफिक रूट का प्लान दिया गया था। अगर उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती अगर मार्केट्स बंद करवाई जा रही हैं तो ये गलत है। क्योंकि ये खान साहब ने भी नहीं कहा कि आप अपना बिजनेस बंद करके आए। ये उन्होंने कहाँ पे कहा? उन्होंने तो अपनी कॉल दी है कि भाई हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है तो आ जाए। मुझे आ गया हकीकी बाकी आजादी नहीं। की डेफिनेशन समझा हकीकी दीजिए। आज़ादी की डेफिनेशन ये है कि आज़ादी वो जिसमें किसी बाहर की कुव्वतों का हुक्म जो है वो ना तस्लीम किया जाए। अब देखें ना, हमने ही हेडलाइन लगाई है कि मुल्की फ़ैसले लंदन में नहीं होंगे। ये बात भी ठीक है कि लंदन से ही फैसले क्यों अपनाए जाए। अगर लंदन वालों ने ही फैसले करें तो वो पाकिस्तान में आके बात करें। तो ये जो उनका हकीकी आज़ादी वाला जो मार्च है, इसका मकसद भी ये कि जो बाहर से हमें कोड किया जाता है, हमें उन चीज़ों से निकलना होगा। लेकिन यहाँ पे फिर मेरा एक शिकवा है खान साहब से कि जब आपकी हुकूमत थी तो फिर इस वक्त आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, और अब ही क्यों? जब आप एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप रजीम चेंज में आपको निशाना बनाया गया, तो उस रजीम चेंज का मुद्दा आप डालते हैं अमेरिका के ऊपर, तो लेकिन अब ये एट द एंड पे आके आपने अगर इसको अपना वतीरा बना लिया है तो फिर ये भी गलत है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को एक आज़ादी ज़रूर चाहिए। इस निज़ाम को कौन जकड़ के बैठा हुआ जो इस निज़ाम को चलने नहीं के दे साथ रहा। जो आज़ादी पाकिस्तान को चाहिए वो ये वाली आज़ादी नहीं है। देखिए आपने कहा कि आज़ादी जो ताजिरों को खान साहब ने पावर, नहीं कहा खान था साहब खुद कारोबार कहते बंद। थे कि मुझे नहीं पता था कि मेरे फैसले कौन ले रहा है, वो खुद कहते थे। तो ये गलत है ना, बिल्कुल। ये कौन सा निज़ाम आपने है? कहा कि खान साहब ने किसी को नहीं कहा दुकानें बंद हो, कारोबार डिस्टर्ब हो। यहाँ ताजिर कह रहे हैं लॉन्ग मार्च के रूट पर जबरदस्ती दुकानें बंद कराई। ज़बरदस्ती बंद, या तो फिर ये CCPO साहब की तरफ से कोई इस तरह का ऑर्डर होगा या पंजाब हुकूमत की तरफ से होगा। कहीं खान साहब ने कहा है तो अली फिर एक होना ये जबरदस्ती चाहिए, दुकानें होना ये बंद चाहिए सिंपल सी बात है। होना ये गलत चाहिए कि बात है, लॉन्ग मैं मार्च के दौरान खिलाफ दुकानें भी हूँ। खुली रहें और सड़क के एक वो तरफ जो है काम हो सकता ना, है। और सड़क के एक ये तरफ आप जो है वो कैसी लॉन्ग बात मार्च कर रहे जाए, हैं? आपको दूसरी यहाँ पे तरफ इतने ट्रैफिक भी मुहज्जिब चलती लोग रहे। नजर आते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग मार्च निकला है और दुकानें आप बंद ना कराएं, मतलब बुरा हाल हो देखिए जाता है यहाँ पे। ये पूरा रोड- शहर ये- चौक हुआ हुआ था। ये गुजर रहा है यहाँ से, यानी कि पिछड़ा रोड से तो लिबर्टी मतलब ये साइड तो दुकानें बंद हुई हैं, इसके अलावा तो मार्केटें बंद नहीं हुई। खैर अगर इनसे ज़बरदस्ती उन्होंने बंद करवाया तो ये गलत चीज़, इस तरह नहीं होना चाहिए। पहले बिजनेस ठप होकर बैठ चुके हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो महंगाई को कंट्रोल कर नहीं पा रही, और इसी वजह से अगर ये इन्होंने इंतज़ाम किया तो इस पर एक्शन होना चाहिए। अब एक्शन कौन लगे, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी अपनी। हम इन चीज़ों के मुतहम्मिल हैं कि कल लॉन्ग मार्च की वजह से लिबर्टी मार्केट में कारोबार मुतासिर रहा, आज दाता दरबार वाली साइड पे लोग परेशान रहेंगे, शादरा तक रात रोड बंद रहेगा। अगर यही सिलसिला और रहा GT रोड बाकी- सारा, GT रोड है ना सारा। तो आप मुझे बता दें, हम इन चीज़ों के मुतहम्मिल है। वीकेंड है, सब लोगों ने इतवार का दिन घर में गुजारना है, जिसका और आज दिहाड़ी कुछ ना लोगों ने लगी घरों में जाना है। एग्जैक्टली जाना है, बिल्कुल जाना है। ये तो पूरा हफ्ता
रास्ता इसी तरह रहेगा। आपके जो गुड ट्रांसपोर्ट है वो बड़ी मुतासर होगी इस वजह से, क्योंकि जो जीटी रोड का इस्तेमाल करते हैं इस्लामाबाद के लिए, पिंडी के लिए, वो बहुत मुतासर होगी। लेकिन अभी तो नहीं, जब ये मेन रोड पे आएगा उस वक्त, जब मेन रोड पे आने के बाद पीछे से ट्रैफिक का फ़्लो बंद हो जाएगा, उस वक्त तो तबाही है। खैर ये बिल्कुल गलत है कि जो आपकी मार्केट्स हैं, ये इस तरह के जो दुकानें वगैरह ये बंद नहीं होनी चाहिए, इनका कारोबार भी चलता रहना चाहिए। लेकिन अगर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये उनका एक जमहूरी हक़ है, रैली निकाल सकते हैं, वो इनका जमहूरी हक़ है, और तहफ़्फ़ुज़ देना है आपके सिक्योरिटी इदारों ने। अगर सिक्योरिटी इदारों ने तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में अगर आपकी दुकान बंद करवाई तो इसमें आपको थोड़ा सा मुज़ाहिरा करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी असल वजह ये सिक्योरिटी होती है। क्योंकि कोई ऐसी तकरीबकारी ना हो जाए कि किसी दुकान के अंदर, दुकान के बाहर को लोग आके बैठ जाएं, रश हो, गैदरिंग हो, तो इस तरह के मसाइल होते हैं। अगर तो सिक्योरिटी की आड़ में अगर ये किया तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे ही ज़बरदस्ती लोगों को ये कहें कि आप लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल हो, तो ये गलत चीज़ है। ये लॉन्ग मार्च उनका एक बुनियादी हक़ है, जैसा कि आपने दो ज़िम्मेदारान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने सुना कि ये उनका आईनी हक़ है। वो रैली ज़रूर निकालें, लेकिन पुरअमन और उसमें तहफ़्फ़ुज़ उनको फराहम करना वो अदारों का काम है। बिल्कुल, ये चीज़ है। खोखर साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, अवाम के मसाइल इस वक्त आपको क्या नज़र आ रहे हैं, और अवाम के पास मार्च में, एहतजाज में, मुजाहिरों में शिरकत करने का वक्त है? जी बिल्कुल, अवाम जो है उनके जो बेसिक मसाइल हैं वो तो इस वक्त अवाम का मसाइल महंगाई है, पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत है, बिजली की कीमत है, और रोज़मर्रा की जो अशिया की कीमतें हैं, सब्जियों की कीमतें हैं, आटे की कीमत है, रोटी की कीमत है, ये अवाम के मसाइल हैं। इन पर तो कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में एक भी इनके लिए नारा नहीं लगाया गया। जी कभी नहीं लगाए, क्यों नहीं? महंगाई चैलेंज किया गया, कभी किसी हुकूमत को चैलेंज किया गया, कभी नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को चैलेंज किया गया, और ये आम आदमी की बात नहीं, आम आदमी की बात नहीं हो रही, और आम आदमी के मसाइल आम आदमी की बात हो रही है। हम किसी जमात को सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं अगर बाहर निकलूं तो मैं किस बुनियाद पर निकलूं? मैं इस लॉन्ग मार्च को क्यों सपोर्ट करूं? मुझे नहीं समझ आ रही क्यों। देखें, सपोर्ट आपने इसलिए करना, अगर तो आपको लगता है कि आपका निज़ाम ठीक है तो फिर आप ना निकलें। ठीक। अगर आपको लगता है कि आपका निज़ाम वाकई ही दरहम बरहम हो चुका है, यहाँ पे जिस बंदे को अनायुस में वोट देता है, अगर वो ही अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं करता तो फिर कौन है इस निज़ाम को चलाने वाला? आपने उस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए निकलना है। ये है असल में आज़ादी। अगर खान साहब के माइंड में कुछ और मुतालबात हैं, उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जो हम उनसे सुन रहे हैं कि हकीकी आज़ादी ये कि हम इस गले सड़े निज़ाम से निकलना चाहते हैं, हम बैरूनी ताकतों का उनकी बात नहीं सुनना चाहते। अगर ये तो भाई हम उनके साथ हैं, फिर उनकी बात ठीक है, लेकिन कि आपको बैरूनी ताकतों से निकलना पड़ेगा। ख्याली दुनिया से बाहर निकल आए। क्यों? ऐसा कुछ नहीं अली, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बात है कि अगर खान साहब के माइंड में कुछ और चीजें हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन जो वो बोल रहे हैं अगर उसको देखा जाए तो उसको, इमरान खान साहब है उनकी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, और वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ असल में लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ना कि हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं। हुकूमत का तो कम है, वो तो अदारों को चैलेंज कर रहे हैं। तो भाई ये लड़ाइयाँ अपनी खुद सेटल करें ना, आप अवाम का वक्त क्यों? देखिए, मैंने आपको पहले बात की, अगर ये लॉन्ग मार्च फर्द वाहद के लिए है तो मैं इसके खिलाफ हूँ, अगर ये लॉन्ग मार्च अवाम के लिए है तो मैं इसके साथ। समझ लें फिर ये किस, अगर ये लॉन्ग मार्च अदारों के खिलाफ है तो फिर भी हम साथ में। अब ये मत कहेंगे अवाम के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे देख लीजिएगा अवाम तंगी हो रही है। इस लॉन्ग मार्च के बाद अवाम के लिए बेहतरी क्या होगी वो भी नजर। देखिए, ये एक प्रेशर होता है ऑपोजिशन के ऊपर, प्रेशर आएगा तो कुछ ना कुछ वो करेंगे, बदले में आपको रिवर्ट करेंगे। ऑपोजिशन प्रेशर ले रही है, हुकूमत प्रेशर लेगी इसका। चलें जी, देख हुकूमत प्रेशर लेगी। ब्रेक लेते हैं फिलहाल, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। सो हम बात कर रहे हैं जी लॉन्ग मार्च की, उस पर ताजिरों की जानिब से जी रद्दअमल भी हमने कल देखा, और इसके साथ साथ जी वज़ीर आला परवेज़ इलाही, मोनस इलाही पीटीआई मार्च में शरीक ना हुए। अब ये मंतक थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, असल में जिस तरह क्लासरूम में नहीं कहते जी, मैंने आंसर दे जी बिल्कुल, DGIC और DGISPR की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई तो उसके बाद चौधरी खानदान जो अलर्ट हो गया। अच्छा। क्योंकि जब ये चौधरी खानदान जो है ना, ये बहुत चौधरी खानदान जो है ये बहुत समझदार लोग हैं। ये हवा का जो झोंका है उसको देखकर अपना रुख बदल लेते हैं। इन्होंने जैसे देखा कि DGIC और DGISPR ने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल पड़े हैं, इन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया, और वो PTI का जो लॉन्ग मार्च था उसमें ना चौधरी परवेज़ ले गए, ना
काफिले का मुंह न चलाई गए, ना कोई काफिले का कोई बड़ा लीडर गया। सारे उन्होंने लातलकी का ऐलान कर दिया और उल्टा उनको कह दिया कि आपने कोई यानी कि अमन अमान की सूरत खराब नहीं करनी, इस कोठीदारों से तामन करना है, इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी और बिल्कुल एक तरफ हो गए। इस तरह इसलिए चौधरी खानदान जो है ना बड़ा एक्टिव हो गया और उन्होंने फौज का रुख देखते हुए, फौज का मजाज देखते हुए, DGISPR और DGICR के ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए अपनी जो ना अपनी राहें ना अली ये वाकई वक्त की नज़ाकत थी। मैं खोखर साहब की बात से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि मैंने कल देखा चौधरी परवेज़ लाई साहब बहुत मुतहर्रिक थे। वो उन्होंने लॉन्ग मार्च के इंतज़ाम के हवाले से मुतअद्दिद इजलास किए, उन्होंने मीटिंग्स की। कल पंजाब के ऐवान वज़ीर आला पंजाब में और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लॉन्ग मार्च के हवाले से ही इजलास होते रहे, कैसे इस लॉन्ग मार्च को हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो कौन कहता है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब लॉन्ग मार्च में नहीं निकले? निकले, वो अलग बात है किसी को नज़र नहीं आए। वो बिज़ी थे, वो मसरूफ़ थे, वो मसरूफ़ थे मीटिंग में। लेकिन खोखर साहब की बात भी ठीक है, जब दो जिम्मेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उसके बाद चौधरी बरादरान अलर्ट, ये बात खोखर साहब की ठीक है, वो अलर्ट हुए। उन्होंने जस्ट मियां खान साहब को सिक्योरिटी दी और उसके बाद गए। लेकिन हो सकता है गुजरात में आके चौधरी परवेज़ लाई साहब ने कल जो मीटिंग की वो तो वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने की, वो तो उनकी तो जरूरी है ना सर, वो तो ड्यूटी थी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए इतना के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से इजलास करना उनकी जरूरत थी, उनकी जिम्मेदारी थी। वो वज़ीर आला पंजाब है, बिल्कुल सही, और उन्होंने करनी थी वो इजलास, और उन्होंने सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन देनी थी और लॉ एंड ऑर्डर को सूरत को कंट्रोल करना वज़ीर आला पंजाब की जिम्मेदारी थी। वो तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। लॉन्ग मार्च में आए हैं, लोगों को वैसे नजर नहीं आया वो। जी बिल्कुल, लोगों ने ऐनक पहनी हुई थी इसलिए नजर नहीं आए वो लॉन्ग मार्च में निकले थे, वो लोगों की नज़र नहीं पड़ी असल में। असल में वो क्योंकि अपने आप को पोशीदा रखना चाहते हैं कि किसी की नज़र ना पड़ जाए उनके ऊपर। अगर किसी की नज़र पड़ेगी कि चौधरी बरादरान जो हैं वो इस तरह एक लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा मुस्तकबिल में कोई उनको वजारत मिल सके। खोखर साहब का पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन चले जी वक्त की नज़ाकत ही, सियासत भी तो करनी है और सब लोग एक्चुअली सियासत ही कर रहे हैं। तो ये तो कल सियासत होती रही, आज भी होगी, आज भी ये मार्च जब सो के उठेगा तो जरूर चलेगा। ये क्या बात हुई भी सो के उठेगा? अभी सो रहा है, अभी सो रहा है, अभी सो रहा है। ओके, अभी खान साहब रेस्ट भी तो जरूरी है ना। नहीं जी जरूरी सारी है। रात वो लॉन्ग मार्च में शिरकत कर रहे मान ले सो रहा है जी, ठीक है, ये मार्च फिलहाल सो रहा है। अभी लेकिन जब मार्च में पुलिस का लली तैनात रही तो शहर में हमने देखा कि मुजरिमों को खुली छुट्टी मिल गई। यहाँ पर आबिद की खबर है जी, जिले ट्रैफिक और रिंग रोड पुलिस की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। लाहौरिये जो हैं वो जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर हैं, सारी पुलिस यहाँ रहेगी। मुझे ऑलरेडी शहर में हर रोज चोरी डकैती राहजनी की वारदातें, तो फिर ताजिर भी परेशान, लोग भी लुट रहे हैं, होता रहे, ये सियासत करते रहें। देखें, जब ये इस तरह के मामला आएंगे फिर जो चोर हैं, डाकू हैं, वो भी मुतहर्रिक हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास खैर छोड़ दें, जब नहीं भी होते तब कौन सा भी छोड़ते हैं। चलिए अभी उसके बाद नजर आ रहे थे, वैसे मैं तो उनके हक में भी नहीं हुआ, तो लोगों को परेशान ही किया जाता है, वो भी नजर नहीं आए कहीं कल। अगर आप लॉन्ग मार्च के साथ मंसूब करके ये कह रहे हैं कि पुलिस वहाँ पे मसरूफ़ है तो चोरियाँ हो रही हैं, तो सवाल ये कि जब लॉन्ग मार्च नहीं होते क्या तब चोरियाँ नहीं होती? तब भी होती। सवालिया निशान फिर अदारों के सरबराह के ऊपर है कि आपने अपनी टीम को किस तरफ लेके जाना है। इन्होंने तो पुलिस को भी सियासत पे लगा दिया है। चले अब लगा दे, देखिए नजर हो लॉन्ग मार्च में कौन है? अवाम ही है ना, वही लोग ना जो टैक्स पे पैसा देते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी नहीं है क्या? वो ज़रूरी है। आप ये करें कि आप दीगर अजला से अपनी कोई टीम जो है वो पुलिस की अजाफी नफरी वो बुला के आप सिक्योरिटी पे लगा दें, जो फिर जो लाहौर की पुलिस है वो लाहौर शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो मुतहर्रिक रहे। क्योंकि सबको पता है कि अब पुलिस जो है वो उनका माइंडसेट सिर्फ एक तरफ है कि लॉन्ग मार्च को सिक्योर करना है, और जब तक वो लाहौर से नहीं निकलते तो फिर बाकी जो इस तरह के लोग हैं वो मुतहर्रिक हो जाएंगे, चोरियाँ बढ़ेंगी। लेकिन जो ज़िम्मेदारान उनको सोचना चाहिए, इस शहर का भी सोचें। इस शहर में गंद पड़ रहा है, डकैतियाँ हो रही हैं, लोग लूट रहे हैं, महंगाई से पहले ही बहुत बुरा हाल है, लेकिन ये मायूस कुन सूरत हाल है, क्योंकि हस्पतालों की हालत भी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो इस तरह के हालात में फिर चौधरी बरादरान के ऊपर शिकवा आता है कि वो फिर किसके कहने पे हुकूमत कर रहे हैं। क्या उनकी तवज्जो सिर्फ अपने शहर गुजरात के ऊपर ही है कि वहाँ पर सब कुछ लगा दें और लाहौर शहर को आप छोड़ के रख दें? और जिन CCPO साहब को आपने ज़िम्मेदारी दी है उनको भी चाहिए कि वो अपना इस पर कुछ एक्शन लें कि ये जो चोरी, अगर वाकई ये लॉन्ग मार्च ना भी हो तो वारदातें तो इसी तरह से हो रही थी, लेकिन
स्टिल यहाँ पर अगर पुलिस अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती रहेगी तो बाकी लोगों का फिर ये आवाम के मुहाफिज किस तरह से लोगों की हिफाजत कर सकेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ प्लीज। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे, यहाँ पर हो क्या रहा है असल में जी। एक तरफ सियासत और एक तरफ जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहे हैं जी। सीनियर नजरअंदाज जूनियर ऑफिसर मलिक मुबशर अहमद खान को आईजी जेल लगा दिया गया। क्यों को बिल्कुल, मेहरबानी। पंजाब ने एक तगड़ी सिफारिश पर जो है एक जूनियर डीएजी रैंक का अफसर जो मलिक मुबशर अहमद था, 3 सीनियर अफसरान को नज़रअंदाज करके उसे आईजी लगा दिया है, आईजी लगा दिया। हालांकि ग्रेड 20 की जो ऑफिसर थे मलिक मुबशर अहमद, उसको ग्रेड 21 की सीट पर लगा दिया गया है। आईजी जेल की सीट ग्रेड 21 की होती है और ग्रेड 21 का अफसर जो है मियाँ फरूक नज़ीर इनके पास मौजूद था, उसको नज़रअंदाज किया गया। नदीम कोको वड़ैद जो है वो नज़रअंदाज किए गए, सारक जलाल डीएजी नज़रअंदाज किए गए, 3 सीनियर नज़रअंदाज करके मेरिट यहाँ पर फिर जी बिल्कुल पिक एंड चूज की बुनियाद पर तैनातियां हो रही हैं। और इस बार इसमें सारा परवेज लाई साहब जो परवेज वज़ीर आला पंजाब और मोहम्मद खां पट्टी जो है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, वो पिक एंड चूज की बुनियाद पर तैनातियां कर रहे हैं और सिफारशी बुनियादों पर और सियासी बुनियादों पर तकर्रियां हो रही हैं। मेरिट नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आती। अली, फिर हमारा मुस्तकबिल और हमारी कौम का मुस्तकबिल इस तरह के लोगों के हाथ में ही रहेगा कि बस पसंद नापसंद मेरिट आप चाहे जितना मर्जी मेहनत करके किसी मकाम पर पहुंच जाए, मैटर नहीं करता। ऐसी है, कोई मैटर नहीं करता इस वक्त पूरे। ये तो एक महकमा है ना, एक आईजी जेल है। जितने भी तमाम पंजाब के सूबाई महकमों में पोस्टिंग हो रही है, खोकर सब बताएं क्या वो मेरिट पे हो रही हैं? सारी पिक एंड चूज़ के ऊपर हो रही हैं। जो ऑफिसर ज़रा धीमे मजाज वाला है उसको तैनात कर देंगे और सारा सिस्टम अपने हाथों में ले लेंगे। ये सिलसिला इसी तरह रहेगा। थैंक यू सो मच नाज़रीन। ब्रेक, हेडलाइंस, फिर आते हैं शो में। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। सो नाज़रीन, आज कुछ कोशिश करते हैं आपके वीकेंड को खुशगवार बनाने की। आपके साथ ज़बरदस्ती शायरी जो है वो ज़रूर हम शेयर करेंगे, लेकिन बेसिकली शायरी है क्या? हम हर दूसरे बंदे को देख रहे हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया अगर आप विज़िट करें तो शायर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन शेर कहना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपको अदब से लगाव होना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, उर्दू ज़बान पर अबूर होना बहुत ज़रूरी है। सो शायरी का शौक़ रखने वाले किस तरह से ईज़िली शायरी कर सकते हैं, वो कौन कौन से गुण हैं जो उनको जानने चाहिए, और फिर शायरी बेसिकली है क्या, किस तरह शायरी के थ्रू आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ शायर रहमान फारिस साहब मौजूद हैं, वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो एक शायरी की शक्ल बिल्कुल तब्दील हम देख रहे हैं आजकल के दौर में, सोशल मीडिया विजिट करें आपको हर दूसरा बंदा शायर बना नज़र आता है और डिफरेंट शायरी है। सो बेसिकली असल में शायरी क्या है? देखिए, शायरी असल में किसी एक फ़न या किसी एक हुनर तक आप इसको महदूद नहीं कर सकते। ये एक ज़िंदगी करने का ढब है, एक तरीक़ा है, एक तौर है, एक प्रॉपर रचाव है जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। शायरी, अगर आप एक खूबसूरत, बाबर आज़म एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेलता है, मुझे उसमें शायरी नज़र आती है। अच्छा। एक अच्छी पेंटिंग में, मुसव्वरी में मुझे शायरी नज़र आती है, क्योंकि ये बेसिकली ज़िंदगी करने का एक ढब है, कैफियत है। और जो आपने कहा कि हर दूसरा बंदा शायर नज़र आता है, तो मैं इस बात पर आपको यकीन, एतमाद और भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि ख़ास उम्र होती है जब हर लड़का या हर लड़की शायर या शायरा बनना चाहता है। टूटे फूटे अपनी दिल की कैफियत को टूटे फूटे अल्फाज में ही सही बयान ज़रूर करना चाहता है, तो उस शायरी को रास्ता मिलना चाहिए। तो हम ये कह दें कि शायरी एक कैफियत है? जी बिल्कुल, एक कैफियत है। अगर उसको मौजूनियत मिल जाए, उसको एक मौजू तबा शख्सियत का सहारा मिल जाए, तो वो एक प्रॉपर शायर या शायरा के तौर पर सामने आती है, वरना फिर वो तुकबंदी ही रह जाती है। ये शायर हज़रात बड़े मुझे संजीदा तबीयत वाले हमेशा लगते हैं, बड़े बड़े शायर हमारे सामने हैं, ऐसा क्यों होता है? अपनी सी कोई दुनिया है इनकी। जी, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप एक पैशन में इस हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप, जैसे आपका अपना एक फ़न है, आर्ट है, आप एक कॉम्पेयर है, एंकर पर्सन है, आपको इस पैशन में अगर मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व होना है, तो आपको अपने गिरदो पेश, अपने माहौल, इर्द गिर्द की तमाम
तर चीज़ों से बेखबर होकर ज़ात के अंदर डूबना पड़ता है। अच्छा, एक तरफ ये बेखबरी ज़रूरी है, दूसरी तरफ खबर भी बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने असर की, अपने दौर की, अपने वक्त की, इर्द गिर्द के हालात के साथ जुड़े भी रहना है। ऐसा नहीं है कि इधर रोम जल रहा है और आप नीरों की तरह बांसुरी बजा रहे हैं। आपको अपने असर के साथ कट कर नहीं, जोड़ कर रहना है। सही। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा, अब वो लोग जो कि शायरी करना चाहते हैं या जो शायरी कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारी शायरी क्यों इतनी मकबूल नहीं है, या लोगों का इंटरेस्ट उस तरह से डेवलप नहीं। आजकल तो लाइक्स के और व्यूज़ के चक्कर है ना, तो ये किस तरह हासिल किए जा सकते हैं, इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, ये कोई एक फार्मूला तो है नहीं कि आप हंडिया में इतना नमक मिर्च डालेंगे तो अच्छी हंडिया, अच्छा सालन तैयार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुदादात सलाहियत या वदीयत है, अता है, ये हुनर, इसको पॉलिश ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन एक फार्मूला के तहत शेर नहीं कहा जा सकता। अगर एक ख़ास कामयाब वायरल, जिसको आजकल बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, वायरल शेर का कोई फार्मूला होता तो हर शायर का हर शेर वायरल हो जाता। ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि कोई फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक दुआ, रज़ा और अता का मामला है। आप दुआ करते हैं कि आपको तासीर अता हो, आपके लफ्ज़ों में, आपके सुर संगीत में, आपकी गज़ल, नज़्म, क़सीदा, रुबाई में तासीर आए। अच्छा, यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जो आपका काम है वो आपको मुख्तलिफ बनाता है। हमारे यहाँ बस वो एक कॉपी वाला रुझान चल चुका है। सो फिर अगर आप कहें कि आप मुख्तलिफ भी नज़र आएँ, आप पसंदीदा भी हों, फिर ये पॉसिबल नहीं रहता। कुछ आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, शायरी का आगाज़ कब किया? बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि मुख्तलिफ नज़र आना भी चाहिए, मुनफरिद भी होना चाहिए, यगाना अलग होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं पोइट्री की, वो ज़रूर पूरी करनी चाहिए। और मुख्तलिफ नज़र आने की मैं आपको आसान सा नुस्खा बताता हूँ। देखिए, दुनिया भर में 7 साढ़े 7 अरब इंसान बसते हैं, लेकिन अगर मैं बारक ओबामा नहीं बन सकता तो बारक ओबामा भी रहमान फारिस नहीं हो सकता किसी सूरत भी। उसकी वजह यह कि दो मुख्तलिफ अल्लाह ने इंसान पैदा किए, बड़े या छोटे, बड़े ओहदे या छोटे ओहदे, बड़े फनकार या छोटे फनकार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हर इंसान अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत के अंदर मुकम्मल तौर पर मुनफरिद, जुदागाना और मुकम्मल मुख्तलिफ है। एक इंसान जैसा 7 अरब इंसानों में कोई दूसरा और इंसान वो नहीं है। पाक ज़ात ने जो सलाहियत एक इंसान के अंदर पोशीदा कर दी है, वो किसी दूसरे के अंदर भी नहीं है। अब आपने उसको निकालना है, उसको खोजना है, अपनी ज़ात के अंदर वो पहचानना है, आपको परख चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ा जौहरी, अपने जौहर को पहचानने के लिए आपकी ज़ात से बड़ा कोई नहीं हो सकता। देखिए, मैंने एक बहुत बड़ा अच्छा मकूला पढ़ा था, आपके नाजरीन के लिए आपकी तवज्जुह से मैं पेश करना चाहता हूँ कि इंसान को 2 ज़िंदगियाँ मिलती हैं। एक का आगाज़ उस वक्त होता है जिस दिन वो पैदा होता है, और दूसरी का आगाज़ उस दिन होता है जब आप ये जान लेते हैं कि आप क्यों पैदा हुए। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात लोग 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी उस फील्ड में गुजार देते हैं जिसके लिए आप पैदा ही नहीं हुए। सचिन तेंदुलकर को, जैसे वो एक बड़ी मशहूर फिल्म में कहा गया था, सिंगर बनने का कहा जाता, उसके वालिदैन कहते हैं इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। या लता मंगेशकर को या किसी और बड़ी नूरजहां सिंगर को अगर कहा जाता कि आप क्रिकेटर बन जाइए, तो देखिए क्या सूरत हाल होती। तो बच्चे के जौहर को, उसके टैलेंट, फितरी सलाहियत को पहचान कर उसको उस फील्ड के अंदर लगाना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा जी, एक बात तो जी कंफर्म है, जब आप किसी भी फील्ड में कदम रखते हैं, एकदम से आप वो कह देना कि आप उरूज हासिल कर लेते हैं, मेहनत करनी पड़ती है आपको। समटाइम बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसको हम अक्सर ये भी कह देते हैं कि आपको धक्के भी खाने पड़ते हैं, लेकिन वो मेहनत आपकी रायगा नहीं जाती। मुझे बताइएगा, आपने शायरी कब स्टार्ट की, और वो जो फिर एक्चुअली आपको लगा कि अब आपकी शायरी पहचान रख रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, वो पॉइंट कब आया? देखिए, ये मैंने तो शायरी खैर अपने स्कूल के दौर से स्टार्ट की। मैं अमूमी शायरों की तरह वो वाला रटा रटाया, सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया जवाब नहीं देना चाहूँगा कि मेरी सांस के अंदर शायरी पहली सांस से ही बसती थी। डेफिनेटली वो एक रिदम, तवाज़ुन का तासुर तो था, लेकिन एक आप पुख्तगी का आलम आप पे बहुत बाद में आता है। इंस्पिरेशन थी जिसको सुन के कहा कि अच्छा मैंने भी शायर बनना है, और जिसकी शायरी आप हमेशा खुद चलते फिरते? जी, क्लासिक्स को बहुत पढ़ा, मीर गालिब, और उसके बाद असर हाजिर तक बात आई, क्लासिक से लेके कंटेम्प्रेरीज तक। तो इंस्पिरेशन आपको अच्छे मुताले से, अच्छे मुशाहिदे से और फिर ज़ाती तजुर्बे से भी हासिल होती है। एक शायर सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं जीता, वो हज़ारों ज़िंदगियाँ और भी जीता है। मैं आपकी कैफियत को बयान करूँगा, मैं और किसी
अपने दोस्त की कैफियत को बयान करूँगा। हो सकता है कि उस कैफियत से जुड़ के बहुत सारे, जैसे आपने सवाल किया कि कब कामयाबी नज़र आई, तो मुझे याद है कि आज से 16-17 बरस कबल जब मैंने पहला मुशायरा पढ़ा तो वो लोकल मुशायरा था, और उसमें जो पहली बार मुझे वो वाह वाह और दादू तहसीन की आवाज़ आई, कान में पड़ी, तो समातें लबरेज़ हो गई और आज तक उस कैफियत में हूँ। तो नेशनल से इंटरनेशनल तक का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 27 मुल्कों में बुलवाया जा चुका हूँ मुशायरों के हवाले से, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाला जो सफ़र है एक लोकल मुशायरे से, गलियों कूचों के मुशायरे से, छोटे शहरों के मुशायरे से, न्यूयॉर्क और यूरोप तक का सफ़र। वो जो शायरी आपके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी, मैं चाहूँगी ज़रूर हमारे साथ भी शेयर करें, जिस पर आपको बहुत दाद वसूल। जी मैं कुछ पेश करता हूँ। एक तो मेरा एक शेर है, वो इसी गज़ल का दूसरा शेर है। अहमद मुश्ताक हमारे बहुत बड़े शायर हैं, ह्यूस्टन में आजकल तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने कहा था कि इसको मौत ज़िंदा रखेगी, तब मुझे समझ नहीं आई इस शेर की। पहले शेर सुनाऊँगा और फिर इस गज़ल का दूसरा शेर है। मतलब है कि सदाएं देते हुए और ख़ाक उड़ाते हुए, सदाएं देते हुए और ख़ाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप से गुज़रा हूँ तुझ तक आते हुए। और वो दूसरा शेर जिसके बारे में अहमद मुश्ताक साहब का कहना था कि कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई, कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। तो ये अब पिछले कुछ बरसों में ये होने को, ये देखने में आया है कि अगर कोई भी सेलिब्रिटी का इंतकाल होता है, कोई गुजर जाता है, अल्लाह के पास चला जाता है, तो उस पर ये शेर ट्वीट होता है, या किसी रिटायरमेंट पे या किसी कहानी के ख़त्म होने पे। तो वो अहमद मुश्ताक साहब का जो जुमला मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया था, अब समझ में आता है कि मौत इस शेर को ज़िंदा रखेगी। कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए, और फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौन दिया, फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। ये उस गज़ल के चंद अशार हैं जो मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत है। नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला तो ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, अभी एक अपडेट आई है, वो हमारे साथ ही रहिएगा। जो भी नाम दे दें, वो शायरी का एक लाजिम व मुलज़ूम जुज़ तो ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल शायरी नहीं है। इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ पोइट्री, नॉट द कंप्लीट वन। तो शायरी तो अगर आप कादिरुल कलाम हैं तो आप किसी भी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले या दिल को तोड़ देने वाले मौजू को अपनी गिरफ्त में लेके उसको शेरी तख़य्युल के सहारे से शेर या नज़्म की सूरत दे सकते हैं। तो कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ इश्क और मोहब्बत के मज़ामीन पर ही शायरी की जाए, यानी इसकी तो कोई कैद ही नहीं है। जी, कोई कैद नहीं है। शायरी एक बहुत आफाकी परिंदे का नाम है जो किसी भी शाख पर बैठ सकता है। सही। मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन के साथ कुछ अपनी ही शायरी में से देखिए, अब इश्क से हट के, जैसे लाहौर मेरा, चलिए यही कह सकता हूँ कि लाहौर मेरा इश्क है। वो मेरा एक शेर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना वायरल हुआ कि वो रेस्टोरेंट्स में भी देखा जाता है और रिक्शों और चिंचियों के पीछे भी लिखा हुआ नज़र आता है कि जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। तो आपका चैनल जो है वो सिटी बेस्ड है, देखा तो सब जगह जाता है, लेकिन मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये शेर अपने तमाम लाहौरी दोस्तों और लाहौरी चाहने वालों के नाम करूँगा, और एक गज़ल लाहौर पे पेश करना चाहता हूँ। जो आप कह रही थी कि इश्क से हट के बात की जा सकती है, तो वही गज़ल। ढूंढता फिरता हूँ लोगों से भरे लाहौर में, ढूंढता फिरता हूँ लोगों से भरे लाहौर में, कुछ पुराने यार मिल जाएं नए लाहौर में, कुछ पुराने यार मिल जाएं नए लाहौर में, और मैंने मन्नत मान ली है आज दाता के हुजूर, मैंने मन्नत मान ली है आज दाता के हुजूर, देखना तुम जल्द वापस आओगे लाहौर में। जबरदस्त। और दाना पानी ढूंढने सब जा बसे हैं दूर देश, दाना पानी ढूंढने सब जा बसे हैं दूर देश, क्या ज़माना था कि सारे दोस्त थे लाहौर में। और ये शेर देखिएगा कि आप शायद भूल बैठे हैं मुझे तो याद है, आप शायद भूल बैठे हैं मुझे तो याद है, एक बार आंखें मिली थी आपसे लाहौर में। और ये आखिरी दो शेर हैं कि फैज़ मंटो और मुनीर, इकबाल नासिर और नदीम, फैज़ मंटो और मुनीर, इकबाल नासिर और नदीम, हाय क्या क्या वलवले आबाद थे लाहौर में। और दो ही शहरों में है अच्छी आंखें हिंदुस्तानियों, अपने पड़ोसियों को मुखातिब किया है कि दो ही शहरों में है अच्छी आंखें हिंदुस्तानियों, एक तुम्हारे लखनऊ में एक मेरे लाहौर में।
और जाने किस आसेब का साया है मेरे शहर पर, आजकल लगते नहीं हैं कहे लाहौर में। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और वाकई ये आखिरी वाला तो मिसरा बहुत ही ज़बरदस्त और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत ही फिट बैठ रहा है। अच्छा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अपनी शायरी की कैफियत बताइएगा। क्या बहुत अलहदा से स्पेस चाहिए होती है कि कभी भी कोई शेर वो आमद हो जाती है, या वो होता है ना कि आप बिल्कुल अलहदा बैठे हैं तभी आप कुछ लिख सकते हैं? देखिए, अमूमन होता यह है कि जो शायर है ना, उसकी मैरिटल लाइफ इस हवाले से बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड या फिर मुश्किल होती है कि जब वो अपनी शेर या गज़ल की कैफियत में तख्लीकी हाल या वफूर के आलम में होता है, तो उस वक्त उसको ना कुछ दिखाई देता है ना सुझाई देता है। तो सोचता है कि आपका स्पाउस या आपकी स्पाउस आपको आवाज़ दें और आप ना सुने क्योंकि आप उस कैफियत में हैं। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर होता है, गैर हाजिर दिमागी नहीं कहूँगा उसको, वो एक कनेक्शन होता है जिसके तहत आप अपने शेरी वफूर में होते हैं। तो उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, वो दिन या रात के किसी लम्हे में भी आपको कोई मिसरा वारिद हो सकता है, कोई कैफियत आपको याद दिला सकती है, किसी मिसरे का ध्यान आ सकता है। और ये लाजमी नहीं है कि वो किसी हालिया वाक़े के बारे में हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में 25 बरस कबल कोई ऐसा वाक़या, कोई सानहा, कोई अच्छा चेहरा, कोई फूल, कोई रंग, कोई मिसरा, कोई सुर संगीत, कोई गाना, कोई नगमा ऐसा सुना हो आपने कि जो 25 बरस के बाद एक मिसरे की शक्ल में इसमें मैं माजरत के साथ ऐड करना चाहूँगी, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि अच्छा शायर वही बन सकता है जिसका कभी दिल दुखा हो, जिसका कभी दिल टूटा हो। क्या वाकई ऐसा है? ये बात ठीक है। अब आप देखिए ना कि आपके अशार के साथ अगर मिलियंस ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स इस तरह से रिलेट करते हैं कि अपने ब्रेकअप के बाद आपके शेरों को अपना टिकटॉक का सजाने के लिए यूज़ करते हैं, तो जाहिर है आपका दिल टूटा है तो उनका दिल आपके साथ जुड़ा है ना। हाँ, सही आपने बिल्कुल कहा। तो अच्छा, मैं ये जानना आपसे चाहूँगी कि ये शायरी वाला सिलसिला थ्रू आउट ज़िंदगी में चलता ही रहता है कि कभी आपको लगता है कि मैं अब इसको ब्रेक लगा चुका हूँ, या कुछ टाइम के लिए आपने ब्रेक लगाई भी, कि ये चीज़ें फिर आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा ही बन जाती है? शायरी आपने अपने सवाल के आखिरी जुमले में अपना जवाब भी खुद ही दे दिया। शायरी आपकी शख्सियत का और आपकी ज़ात का इस कदर मुकम्मल हिस्सा बन जाती है कि आप चाहे इसके साथ ध्यान में न भी हों। गालिब का इस हवाले से बड़ा अच्छा शेर भी है कि गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोज़गार, लेकिन तेरे ख़याल से गाफिल नहीं रहा। तो चाहे आप रोज़गार रिज़्क़ की तलाश में गमे दुनिया में चूँकि क्यों ना जितने भी खुबे हुए हों, जुड़े हुए हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक ज़ीरी लहर के तौर पर अंदर कहीं अंदरूने में डीप विद इन यू देयर इज़ दिस फीलिंग ऑफ पोएट्री वेरी वेरी कनेक्टिंग यू टू दैट पोएट्री। हाँ, वो कनेक्शन आपका टूटता नहीं है। जब आपका रिश्ता वो खुद से एक ऐसा बन जाता है, कोई चीज़ आपके अंदर ही आपको झंझोड़ती है, वो फिर ख़त्म होने वाली नहीं होती, चाहे आप किसी भी कैफियत में हो। कुछ और अपनी शेरी मजमूए में से हमारे साथ मैं एक गज़ल पेश करता हूँ कि बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, और तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हूँ बहू, तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हूँ बहू, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं। ज़बरदस्त। और कोशिश करें तो लौट ही आएगा एक दिन। इसी शेर का एंटी थीसिस है, कोशिश करें तो लौट ही आएगा एक दिन, वो आदमी है गुज़रा ज़माना तो है नहीं, और दुनिया हम अहले इश्क पे क्यों फेंकती है जाल, दुनिया हम अहले इश्क पे क्यों फेंकती है जाल, हमने तेरे फ़रेब में आना तो है नहीं। और ये जो आपने इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं, तो अक्सर उसका जवाब मैं इस शेर के की आड़ में दिया करता हूँ कि वो जो हमें अजीज़ है कैसा है कौन है, वो जो हमें अजीज़ है कैसा है कौन है, क्यों पूछते हो हमने बताना तो है नहीं। ज़बरदस्त। और आखिरी शेर है कि वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, फारिस वो तेरे जैसा दीवाना तो है नहीं। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने चलना एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और टाइम हो चुका है ठीक 11:34। 11 बजे का वक्त था जी, लॉन्ग मार्च के लिए टाइम दिया गया था, लोगों ने वहां पर इकट्ठे होना था। दाता दरबार पॉइंट है, इस वक्त हमारे रिपोर्टर हाफिज दिलावर वहां मौजूद हैं। कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं, आला क़यादत में से कोई यहाँ पर आया है। हाफिज दिलावर, इस वक्त के मनाजिर हमें दिखा दीजिए ज़रा। हाँ जी बिल्कुल,
कारकुनान जो हैं वो 11 बजे के बाद जो है अभी भी बहुत कम यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ आला क़यादत जो है उनमें से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है सिर्फ वो यहाँ पर पहुँची हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर कंटेनर का और जो बाकी मामलात हैं उनका जायज़ा लिया है। शादरा का ये मकाम है, जैसे ही रावी पुल हम क्रॉस करते हैं तो उसके शादरा जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर इस वक्त ये कंटेनर जो है मौजूद हैं। ख़वातीन भी मौजूद हैं जो लॉन्ग मार्च के साथ जा रही हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कहाँ तक इरादा है लॉन्ग मार्च में जाने? जी, ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में लॉन्ग मार्च के में शमूलियत के लिए आप देख रहे हैं कि पहुँच रही हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो खान साहब का हरावल दस्ता साबित होंगी और हम लोग खान साहब के साथ उस वक़्त तक इस लॉन्ग मार्च में शामिल रहेंगे जब तक हम अपनी हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। और जो खान साहब का टारगेट है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शंस हम लोगों ने लेने हैं, वो लेकर ही अब ये सब ख़वातीन अपने घरों को जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ कि ये जो बिल्कुल पीछे कंटेनर मौजूद है, यहाँ पर जो है ख़वातीन का भी जो है एक बड़ी तादाद जो है कंटेनर में फ़िल वक्त जा रही है। लेकिन अगर कारकुनान की बात की जाए ज़्यादा तादाद में तो अभी कारकुनान यहाँ पर ज़्यादा मौजूद नहीं है। यहाँ पर और भी ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कैसे देख रही हैं लॉन्ग मार्च को, कितना कामयाब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कल लाहौर को आपने देख लिया लिबर्टी चौक के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह तिर धरने की जगह नहीं थी और इंशाल्लाह ताला हर बंदा, फैमिलीज़, छोटे बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े सब इसमें शामिल है और इंशाल्लाह ताला हम आज़ादी की जंग जीत के ही आएंगे। कारकुनान की तादाद अभी बहुत कम है, यहाँ पर 11 बजे का टाइम दिया गया था, तो उसके हवाले से क्या कहेंगी? इतनी जल्दी कॉल ज़्यादा जल्दी दे दी है या कारकुनान अभी तक नहीं पहुँचे? आला क़यादत में से भी अभी कोई नहीं आया यहाँ? देखिए जी, लाज़मी बात है कि कुछ अपनी बाइक्स के ऊपर हैं, कुछ अपनी गाड़ियों के ऊपर हैं, कुछ कोचेज़ हमने करवाई हुई हैं। माशाल्लाह हमारी 5 कोचेज़ थी लाहौर ऑफिस जो चली थी औरतों की, वो कचाकच भर चुकी हैं। 2 कोचेज़ वहाँ से आ रही हैं, 3 पीछे आके औरतें उतर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह औरतों की तादाद भी बहुत ज़्यादा और कारकुनान इंशाल्लाह आप देखेंगे कल से डबल ही होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मौजूद जो ख़वातीन हैं उनकी बात आपने सुनी है। इसके साथ साथ अगर मेरा कैमरामैन आपको पीछे के मनाज़िर दिखा सके जो कि कंटेनर जिस पर खान साहब ने जो है आगे की तरफ मार्च करना है, उसकी जानिब अभी कारकुनान जो हैं वो कम तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ यहाँ पर जो आला क़यादत है उसमें से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं और उन्होंने इन मामलात का जो है वो जायज़ा लिया है। इसके बाद जो है यहाँ से जो लॉन्ग मार्च है वो आगे की तरफ जो है रवाना होगा और इसके बाद आगे जितने भी स्टे हैं वहाँ पर होता हुआ जो है आगे की तरफ गामजन होगा। जी अच्छा हाफिज दिलावर, मुझे ये बता दीजिएगा, अभी तो लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, 11 बजे का कॉल टाइम दिया गया था, सो यहाँ से आगे मूव होने का प्लान क्या है? सेकेंडली, दाता दरबार वो पॉइंट है जहाँ पर हम दिन में किसी भी वक्त देख लें ट्रैफिक का दबाव कम नहीं होता। सो यहाँ पर बताइएगा ट्रैफिक के लिए क्या सूरत हाल है? रोड को बंद तो नहीं किया गया अभी और आगे कोई बंद किए जाने का प्लान है? क्योंकि लाहौरियों का मेन कंसर्न रहता है ना ये कि रोड अगर बंद है तो उन्हें टाइमली इन्फॉर्म कर दिया जाए। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के वार्डन इजाफी मौजूद हैं। जी है ना, बिल्कुल ये शादरा का मकाम है जहाँ से आज जो है मार्च स्टार्ट होगा। जो रावी पुल जब हम क्रॉस करते हैं शादरा की तरफ तो ये शादरा से जो है आज मार्च जो है वो स्टार्ट होना है और यहाँ पर अभी जो सूरत हाल है ट्रैफिक यहाँ पर रवा दवा है। ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद हैं, पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। वैसे तो यहाँ पर रेस्क्यू के दस्ते भी जो है वो मौजूद हैं ताकि कोई भी ऐसी सूरत हाल हो तो उसके लिए इमदादी कार्रवाइयों के लिए। इसके साथ जो आगे कारवां है वो अभी यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ पर आला क़यादत जो है वो पहुँचेगी और यहाँ से कारकुनान के साथ आगे की तरफ जो है ये काफिला जो है वो आगे की तरफ लॉन्ग मार्च बढ़ेगा। जी ठीक है, तो लॉन्ग मार्च का काफिला जो है वो शादरा से आगे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पर कारकुन जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। सो मुझे ये भी हाफिज दिलावर बता दीजिएगा कि कोई रोड बंद करने का प्लान है जिस टाइम कारकुन ज़्यादा तादाद में आते हैं या फिर रैलियों की सूरत में इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तब यहाँ पर क्या कोई प्लान है कि खिताब के दौरान या यहाँ से मूवमेंट के दौरान रोड को बंद रखा जाएगा आम ट्रैफिक के लिए और सिर्फ जो रैली में शिरकत करने वाले लोग होंगे वही आ सकते हैं? ऐसा कोई प्लान बताया गया? जी अभी तक ऐसा कोई भी प्लान नहीं बताया गया क्योंकि यहाँ पर कारकुनान जो हैं वो अभी इकट्ठे हो रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर कारकुनान इकट्ठे होते हैं और अगर लाहौर से कारकुनान जो है यहाँ पर शादरा के मकाम पर पहुँचते हैं क्योंकि यहाँ के जो मकामी हैं
ज़्यादातर उनकी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद थी। लाहौर से जो अब काफ़िले हैं वो यहाँ पर शुरू हो रहे हैं आना, तो उसकी वजह से ट्रैफिक का जो है दबाव लाजमी सी बात है होगा, क्योंकि ये एक मेन शाहरा भी है, लाहौर से जुड़ी हुई है, तो इसके लिए यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव हो सकता है। और जब ये रैली यहाँ से निकलेगी तो इसी रोड से इन्होंने जाना है जिस पर ट्रैफिक जो है उसके लिए काफ़ी मसाइल होंगे। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये जो कंटेनर है जिसपे खान साहब ने आगे की तरफ मार्च करना है, उसको पेट्रोल पंप पर खड़ा किया गया था और उसे अब बाहर निकाला जा रहा है। और मेरे ख्याल में इनकी जो तैयारी है यहाँ से आगे जाने के लिए वो शुरू हो चुकी है और अभी कुछ ही देर में शायद ये यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि कंटेनर जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। और देखते हैं अभी क़यादत से तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया, सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ पर मौजूद हैं, कारकुनान की भी इतनी बड़ी तादाद नहीं है, तो देखते हैं अभी कितनी देर में यहाँ से निकलते हैं। ठीक है जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ पर आई और उन्होंने कारकुनान जो यहाँ पर थे जी उनके साथ थोड़ी देर वहाँ पर उन्होंने वक्त भी गुजारा। अब ये जो टाइम दिया गया है उस पर कारकुन आना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन प्लान आगे का क्या है, कब यहाँ पर आला क़यादत पहुँचेगी, कब चेयरमैन साहब खुद पहुँचेंगे और फिर ट्रैफिक के लिए क्या प्लान है, अभी इस चीज़ में थोड़ी वजाहत नहीं है। हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको अपडेट भी रखेंगे, तमाम सूरत हाल से हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक और अब जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। अच्छा जी, कोमल की तरफ तो हम चलेंगे, लेकिन वाज़ेह रहे आपको ये भी बताते चलें कि आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पर है। और ये एरिया जहाँ पर इस वक्त हम बैठे हैं कोट लखपत का एरिया, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स शदीद बदतरीन है। यानी आप जितने लोग भी हैं वो बस अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे, क्योंकि इस इलाके में फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं, तो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 प्लस है इस वक्त। तो आप देख सकते हैं कि ज़िंदगी कितनी रिस्क पर है। 256 ओवरऑल शहर में जो है वो आलूदगी की सतह रिकॉर्ड की जा रही है और 425 इस वक्त कोट लखपत के एरिया में हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि जो लोग भी घरों से बाहर निकले मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। इंतहाई ये जहरीला धुआं है, इंतहाई आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है। कहने को तो सिर्फ आपको ये धुंध और बादल से नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इनमें जो गर्द आलूद अवामिल मिले हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स मिले हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, हो भी रहे हैं। अभी की बाहर की सूरत हाल, मौसम वीकेंड पे कैसा रहेगा, लॉन्ग मार्च वालों के लिए ये मौसम कैसा है, हम जान लेते हैं कोमल से। जी कोमल, ओवर टू यू। मौसम के हवाले से बात करूं तो इस वक्त हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और ये तो नहीं कहा जा सकता कि फ़िज़ा साफ़ सुथरी है और फ़िज़ा बहुत खुशगवार है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर में स्मोक जो है वो रोज़ बढ़ती चली जा रही है। अगर लास्ट ईयर के मुताबिक हम मुकाबले में अभी मुआयना करें तो लास्ट ईयर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो थी वो आज के दिन 227 रिकॉर्ड की गई थी, जबकि इस वक्त जो है वो 254 रिकॉर्ड की जा रही है। इस दफ़ा महकमा माहौलियात वाले जो इदारे हैं उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा दावे भी किए जा रहे थे कि स्मोक को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बजाय फ़िज़ाई आलूदगी कम होने के पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। ये सवालिया निशान है इदारों के कारकर्दगी पर भी कि आखिर काम हो रहा है तो क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्यों फ़िज़ा जो है हमारी अब भी आलूदा देखी जा रही है। इसी तरह अगर मैं मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अतबार से आलूदा तरीन इलाका देखा जा रहा है वो कोट लखपत का इलाका है, जहाँ पर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 400 भी तजावुज़ कर चुकी है। लिहाजा शहरियों को अपनी हिफाजत खुद करनी है और कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो भी ज़रूर करें। मौसम के हवाले से बात करूँ तो हल्की हवाएं भी चल रही हैं और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि सूरज भी जो है वो भी अपनी मध्यम सी किरणें जो है वो शहरियों पर मेहरबान होकर जो है वो दिखा रहा है। और इसी के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो 29 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज कम से कम। ठीक है कोमल, थैंक यू सो मच, आपने हमें मौसम के बारे में बता दिया। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी मंडे को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।